24 नवंबर 1971 अमेरिका एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वियतनाम जंग, सियासी बेचैनी और अवाम के अंदर निजाम से बढ़ती हुई बेएतमादी। इसी माहौल में एक मामूली सी फ्लाइट, नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 पोर्टलैंड, ऑरिगन से सेटल वॉशिंगटन की तरफ रवाना होने वाली थी। ये सिर्फ 30 मिनट की परवाज थी। न कोई बैनुल अक़वामी रूट, न कोई खतरनाक मौसम, न कोई खास सिक्योरिटी अलर्ट। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मुख्तसर परवाज हवाई सफर की तारीख का सबसे पुरस्कार बाब बनने जा रही है। पोर्टलैंड एयरपोर्ट के गेट से एक दरमियानी उम्र का शख्स दाखिल हुआ। कपड़े सादा मगर नफीस, सियाह सूट, सफेद शर्ट, सियाह टाई, आंखों पर ब्लैक चश्मा। उसने डैन कूपर के नाम से सेट नंबर 18 ई का टिकट बुक करवाया, जो बाद में एक न्यूज रिपोर्ट की गलती की वजह से नाम DB कूपर बन गया। न घबराहट, न जल्दी, न किसी से गैर जरूरी गुफ्तगू। एयर होस्ट्स फ्लोरेंस शीफ ने उसका इस्तकबाल किया। वो खामोशी से अपनी सीट पर बैठ गया और वुस्की का ऑर्डर दिया। ये वो लम्हा था जब एक आम मुसाफिर खामोशी से तारीख में दाखिल हो रहा था। जहाज ने टेक ऑफ किया, फजा पुरसुकून थी। मुसाफिर अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। इसी दौरान DB कूपर ने आहिस्तगी से एयर होस्ट्स फ्लोरेंस शीफ को बुलाया। उसके हाथ में एक छोटा सा नोट थमाया। शुरू में फ्लोरेंस ने यह सोचकर नोट नहीं देखा कि शायद ये मुसाफिर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो DB कूपर ने एयर होस्ट्स फ्लोरेंस से कहा, मेरे ख्याल से आपको ये नोट देख लेना चाहिए। और जब उसने नोट खोला तो उसके हाथ लरस गए। नोट में लिखा था, मेरे पास बम है और ये जहाज हाईजैक हो चुका है। फ्लोरेंस ने नजरें उठाईं। DB कूपर का लहजा पुरसुकून था। उसने कहा, बराहे करम मेरे साथ बैठें। उसने बैग खोला। अंदर सुर्ख रंग की डायनामाइट जैसी सलाखें, तारें और एक बैटरी। ये एक हकीकी बम दिखाई देता था। DB कूपर ने अपनी शराइत बयान की। $2 लाख नकद, 4 पैराशूट सेटल एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग। कोई चालाकी नहीं, वरना मैं जहाज को उड़ा दूंगा। जहाज के कैप्टन थे कैप्टन विलियम स्कॉट, कमर्शियल एविएशन में 20 साल साबिक मिलिट्री पायलट, सरदासाब और हंगामी सूरत हाल के माहिर। फर्स्ट ऑफिसर विलियम रेडक्लिफ, 8 साला फ्लाइंग तजुर्बा, बोइंग 727 पर खुसूसी महारत। फ्लोरेंस ने खामोशी से कॉकपिट तक पैगाम पहुंचाया। कॉकपिट में खामोशी छा गई और पायलट्स ने प्लान हाईजैकिंग की खबर और DB कूपर के मुतालिबात कंट्रोल रूम तक पहुंचा दिए। सेटल एयरपोर्ट पर FBI को अलर्ट कर दिया गया। केस का कोड नाम रखा गया नॉरजैक, यानी नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। FBI एजेंट राल्फ हैमिल्टन, 15 साल FBI में हवाई जहाज हाईजैकिंग केसेस पर महारत, मुज़ाकरात और क्राइसिस मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। फैसला किया गया, मुसाफिरों की जान सबसे अहम है, मुतालिबात मान लिए जाएंगे। जहाज सेटल में लैंड करता है। $2 लाख मखसूस सीरियल नंबर्स के साथ 4 पैराशूट जहाज तक पहुंचा दिए जाते हैं। DB कूपर वादे के मुताबिक एयर होस्ट्स फ्लोरेंस शीफ के साथ तमाम मुसाफिरों को रिहा कर देता है। अब जहाज में सिर्फ DB कूपर पायलट्स, एक एयर होस्ट्स टीना मिक्लो, और जहाज रीफिलिंग के बाद परवाज कर गया। थोड़ी देर में DB कूपर ने एयर होस्ट्स टीना मिक्लो के जरिए कॉकफुट मौजूद पायलट्स को नई हिदायत देता है कि जहाज मेक्सिको की तरफ ले जाया जाए। जहाज का सेट, रफ्तार कम, ऊंचाई कम, लैंडिंग गियर नीचे, पिछला दरवाजा खुला रखा जाए। रात का अंधेरा, बादलों से भरा आसमान, बारिश की हल्की बूंदें। कॉकपिट में खामोशी है, लेकिन हर शख्स जानता है कि ये आम परवाज नहीं। DB कूपर अपनी सेट पर पुरसुकून बैठा था। उसके हाथ में रकम से भरा बैग, चेहरे पर कोई खौफ नहीं। कैप्टन विलियम स्कॉट, 20 साला तजर्बे के साथ ये बात फौरन समझ गए। ये शख्स या तो फौजी पसे मंजर रखता है या तजर्बाकार पैराट्रूपर है। DB कूपर ने टीना मिक्लो को कॉकफुट में जाने की हिदायत देता है और खुद बोइंग 727 के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ता है।
ये जहाज वाहिद कमर्शियल तैयारा था जिसका पिछला दरवाजा परवाज के दौरान खुल सकता था। ये इत्तेफाक नहीं था, ये इंतखाब था। एयर होस्ट टीना मिकलो उसे आखिरी बार देखती है। डीबी कूपर शाइस्तगी से कहता है, आपका शुक्रिया। अंधेरी रात, बारिश, तेज हवा और नीचे घने जंगलात। डीबी कूपर $2 लाख के साथ अंधेरे में कूद जाता है। कॉकपुट में एक झटका महसूस होता है और रेडार पर एक लम्हाती तब्दीली नोट की जाती है। जहाज एप्रियानो नेवाडा में बहिफाजत लैंड करता है, मगर डीबी कूपर $2 मिलियन अमरीकी के साथ गायब था। FBI उसे अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी हवाई हाईजैकिंग करार देती है। फौज, मकामी पुलिस और नेशनल गार्ड डीबी कूपर तलाश में लग जाते हैं। हजारों एकड़ जंगलात, नदी नाले, पहाड़ी इलाके, सर्द मौसम, बारिश, बर्फबारी। कोई पैराशूट नहीं मिला, कोई रकम नहीं, कोई जिस्मानी निशान नहीं। नॉरजैक केस FBI की तारीख का सबसे तवील और पेचीदा हवाई हाईजैकिंग केस बन चुका था। FBI एजेंट राल्फ हैमिल्टन 15 साल तजर्बे के साथ इस केस की क़यादत कर रहे थे। हर छोटा सुराग रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। $2 मिलियन के हर नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया गया। उम्मीद थी कि कोई ना कोई नोट मार्केट में जाहिर होगा, लेकिन सालों तक एक भी नोट सामने नहीं आया। यह गैर मामूली बात थी। वॉशिंगटन स्टेट के करीब टीना बार नामी मकाम पर एक बच्चा रेत में खेलते हुए कुछ नोट दरियाफ्त करता है। ये नोट डीबी कूपर की रकम से मैच करता है। ये पहला और आखिरी ठोस सबूत था। एविएशन माहिरीन कहते हैं, रात खराब मौसम, गैर मौजूद जूते, महदूद पैराशूट महारत, ये सब कूपर के जिंदा बचने के खिलाफ थे। लेकिन सवाल बाकी रहता है, अगर वो मर गया तो कोई सबूत क्यों नहीं मिला? हाईजैकिंग के बाद एक सवाल पूरे अमेरिका में गूंजने लगा, डीबी कूपर कौन था? FBI के सामने सैकड़ों नाम आए, लेकिन सिर्फ चंद ऐसे थे जो वाकई इस प्रोफाइल पर पूरा उतरते थे। दरमियानी उम्र, हाबाजी का इल्म, पुरसुकून जहन, पैराशूट की बुनियादी समझ। 1972 में एक और बोइंग 727 हाईजैक की। तकरीबन वही तरीका पैराशूट के जरिए फरार जिंदा बच निकला। ये ममासलत हैरानकुन थी, लेकिन ये हाईजैकर पकड़ा गया। DNA मैच नहीं हुआ। एनी शाहिदीन ने शनाख्त से इनकार किया। उसकी शक्ल कूपर से मुख्तलिफ थी। 2003 में एक शख्स जिसका नाम केनेथ क्रिश्चियनसन था, नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का साबिक मुलाजिम और फौज में भी पैराट्रूपर रह चुका था। कंपनी के अंदरूनी निजाम से वाकफा, अचानक माली खुशहाली, मरने से पहले पुरस्रार बयानात, और उसका भाई दावा करता है कि वही डीबी कूपर था, मगर कद और वजन मेल नहीं खाता। कूपर को हवाबाजी का इल्म था। उसने सिक्योरिटी खामियों से फायदा उठाया। उसने ऐसा वक्त चुना जब निगरानी कम थी। 4 पैराशूट में से 2 जाली थे। डीबी कूपर ने मगर जानबूझकर सही पैराशूट मुंतखब किया। ये फैसला एक नातजुर्बाकार शख्स नहीं कर सकता था। ये सब एक मुनज़्ज़म मंसूबे की अलामत थे। साल गुजरते गए, शवाहिद कम होते गए। 2016 में FBI ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया, Bob Rackstraw was not DB Cooper and they could close the case. लेकिन केस बंद हुआ, राज नहीं। 50 बरस गुजर चुके हैं, जहाज बदल गए, सिक्योरिटी के निजाम जदीद हो गए, दुनिया डिजिटल हो गई। लेकिन एक सवाल आप भी वैसा ही खड़ा है। डीबी कूपर कौन था? वो ना कोई आम मुजरिम था, ना कोई इनकलाबी, ना कोई हीरो। वो एक शख्स था जिसने निजाम की खामोश कमजोरियों को पहचाना और बगैर किसी खून के, बगैर किसी हंगामे के, दुनिया के सबसे महफूज समझे जाने वाले निजाम को चैलेंज किया।